हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी सन 2025 पर आधारित कक्षा 10 का जो गणित है उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में हम आज जो है आप लोगों को बताएंगे। आप लोग खूब आराम से बैठ के पढ़िए, देखिए, वीडियो को समझिए। जो है हम आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, यानी पहला जो आपका अध्याय है वास्तविक संख्या। यही तो पहला है, वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में जो है हम आज जानेंगे, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम जानें कि वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है, कैसे प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या के बारे में, तब हम वास्तविक संख्या पर पहुंचेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में जाने, संख्या के बारे में। संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो संख्या है वो एक प्रतीक के रूप में होती है या मानक मान के रूप में होती है, जो किसी भी वस्तु को दर्शाती है कि वो कितनी मात्रा में है। यानी जो संख्या है वो एक प्रतीक के रूप में होती है। यानी संख्या जो है एक प्रतीक के रूप में होती है। यानी हम क्या मान सकते हैं इसको, प्रतीकात्मक रूप है। क्या है, प्रतीकात्मक रूप है। जो किसी वस्तु की मात्रा, यानी जो किसी वस्तु की मात्रा अथवा परिमाण अथवा परिमाण अथवा परिमाण को दर्शाती है, को दर्शाती है, ये क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लो लिख दिया जाए 4 कुर्सी, 4 कुर्सी, 4 मेज, 4 कपड़े। यानी ये जो 4 4 लिखा है ये सब क्या दर्शा रहा है, उसका परिमाण दर्शा रहा है। यानी ये उसका मान दर्शा रहा है कि ये वस्तु कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है। जैसे लिख दिया जाए 4 किलो, लिख दिया जाए 4 किलो, 4 किलो आम। अभी आम का सीजन गया है, आप लोग खूब आम खाए होंगे, अच्छा लगा होगा। तो जैसे लिख दिया गया 4 किलो आम। अब ये आम की मात्रा बता रहा है कि वो कितनी संख्या में था, 4 किलो में था। नहीं, उसका द्रव्यमान या कुछ भी मान लीजिए, एक मान जो था वो कितना था, 4 था। तो जो संख्या होती है वो एक प्रतीक के रूप में होती है, लेकिन वो किसी वस्तु के मात्रा को अथवा परिमाण को दर्शाती है, तो क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। अब हम जानेंगे संख्या के प्रकार, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार के बारे में जानेंगे। इस चार्ट को आप लोग अगर बना लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। आप लोग बनाते रहिए साथों साथ, ताकि आपको पता रहे, कभी भी आप भूलेंगे नहीं अगर इस चार्ट को आप अच्छे से समझ गए। संख्याएं जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, इसी को कहा जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, यानी पहले नंबर पर इसको जब संख्या को बांटा गया तो एक कौन सी आई, वास्तविक संख्या, और दूसरी कौन सी आई, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। इसी को कहा जाता है रियल नंबर, इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब वास्तविक संख्या को भी बांटा गया, तो वास्तविक संख्या को 2 रूपों में बांटा गया। किसमें किसमें, एक तो बांट दिया गया परिमेय संख्या, किसमें, परिमेय संख्या के रूप में, और दूसरा बांटा गया अपरिमेय संख्या के रूप में। दूसरा बताया गया अपरिमेय संख्या के रूप में।
ठीक है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वही संख्याएं होती हैं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, यानी P बटे Q के रूप में जिनको हम लिख सकते हैं वही संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। अच्छा, इसमें जो शर्त रहती है वो ये कि जो Q है यानी जो ये आपका हर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या जैसे मान लो 2/3 है, 3/5 है, आदि ऐसी संख्याएं आती हैं, ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या जो है जिसको हम P बटे Q के रूप में ना लिख सके, यानी वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे तो सबसे पहले इसमें एक आता है पाई। पाई का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। पाई है, √3 है, √5 है, √11 है, ये सब क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। अब जो है परिमेय संख्या को भी बांटा गया, यानी इस वाली को भी आगे डिवाइड किया गया। तो डिवाइड किया गया तो कितने भागों में डिवाइड किया गया? यानी पहला बनाया गया पूर्णांक, एक बनाया गया पूर्णांक, और दूसरा बनाया गया भिन्न, दूसरे भाग में डिवाइड किया गया तो बताया गया भिन्न, और एक बनाया गया जो है इसका अपूर्णांक। तीसरा भाग जो है वो क्या है? अपूर्णांक। यानी 3 पार्ट में इसको बांटा गया। अच्छा, पूर्णांक में दोनों आता है, पूर्णांक में जो है धन पूर्णांक भी आते हैं और ऋण पूर्णांक भी आता है। यानी जैसे मान लो कोई संख्या है -2 है, -1 है, -0 है, 1 है, 2 है, तो ये दोनों धन और ऋण दोनों क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। भिन्न में जैसे 1/2 है, 3/4 है, 5/7 है, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक भिन्न कहलाती हैं। उसके बाद में फिर इनको भी डिवाइड किया गया, ठीक है, और इसी को है जो है अलग अलग कर दिया गया। इसी को जो है ये जो पूर्णांक है इसी को अलग अलग कर दिया गया, और अलग अलग करके बताया गया किसमें? अलग अलग करके बताया गया। सबसे पहले तो ये सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आ गई? जो है ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ गई। किसमें आ गई? पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ गई। यानी पूर्ण संख्या सबसे पहले कौन सी है? थोड़ा सा नीचे करके देख लीजिए इसको। सबसे पहले तो इसको बताया गया पूर्ण संख्या। क्या बताया गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जो है दोनों आती हैं, यानी ये जो है जीरो से जो स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 आदि, यानी वही संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ हो उनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसी में आता है एक पूर्ण संख्या में एक आता है शून्य और प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको जब दो भागों में बांटा गया तो बताया गया एक ये, इसको कहा गया शून्य पूर्णांक। क्या कहा गया? शून्य पूर्णांक, यानी ये शून्य हो गया। दूसरा बांटा गया प्राकृतिक संख्या, यानी जिसको आप लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्या, इसमें जो संख्याएं एक से शुरू हों, 1, 2, 3, 4 8, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। उसके बाद में प्राकृत संख्या के बाद में फिर इसको बांटा गया जो है सम संख्या में, सम संख्या में, और एक डिवाइड किया गया विषम संख्या में, एक डिवाइड किया गया विषम संख्या में, ठीक है। यानी प्राकृतिक को ही सम संख्या और विषम संख्या इन दो भागों में बांटा गया। अब सम संख्या में कौन कौन आती हैं? तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से विभाज्य ना हो उनको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में आती हैं जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 8, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब इस सम संख्या में भी आता है जो है इसको भी बांटा गया, तो इसको किस में बांटा गया? एक तो इसमें बांट दिया गया अभाज्य संख्या, किसमें? अभाज्य संख्या में।
अभाज्य संख्या। अच्छा, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। एक के बाद जो है कौन सी संख्या आती है? जो 2 आती है, वही संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में फिर आती है भाज्य संख्या। इसका एक दूसरा हिस्सा किया गया और बनाया गया भाज्य संख्या। ठीक है। अब भाज्य संख्या में कौन कौन सी आती हैं? तो भाज्य संख्या में आ जाता है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये सारी संख्याएं जो हैं इसमें आती हैं, भाज्य संख्या में आती हैं। उसके बाद में जो विषम संख्या है, इसकी कैटेगरी की गई, इसको बांटा गया। तो इसको बांटा गया, तो इसको कितने भागों में बांटा गया? इसको बांटा गया जो है 3 भागों में। एक तो जो है न अभाज्य हो और न भाज्य हो। तो वो संख्या कौन सी होती है? जो ना भाज्य में आए और ना अभाज्य में आए, तो वो संख्या आती है आपकी 1। कौन सी संख्या होती है? 1 होती है। और दूसरी होती है अभाज्य संख्या। दूसरी कैटेगरी बनाया गया है इसका अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है जो है वो होता है आपका 3, 5, 7, ठीक है, आदि। और एक संख्या, एक पार्ट इसका और बनाया गया भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में जो होते हैं यानी वही संख्याएं जो अभाज्य संख्याओं से कटे। ठीक है, जैसे मान लो कि 15, तो जो 15 है ये 3 और 5 से ही सिर्फ कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या से कटने वाली संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम में आएगा आगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, तो उसके बाद में आगे आपका जो है क्वेश्चन हल किया जाए। अब जो है आपकी जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली है 1.1 और उसमें कुछ सवाल हैं। उन सवालों को हम लोग हल करेंगे। आप लोगों के समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अब जो है अपनी जो पहली प्रश्नावली है उस प्रश्नावली पे आ जाइए और पहला सवाल जो है आपका वो, यानी जो प्रश्नावली है पहला, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है वो जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, यानी पहला जो क्वेश्चन है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के प्रयोग से, प्रमेय के प्रयोग से क्या निकालना है? HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। ये जो है आपका पहला सवाल है, यानी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के प्रयोग से HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सबसे बड़ा हो, कॉमन हो, उसी को कहा जाता है HCF। दिया गया है, जो पहला दिया गया है 135 और 225, 135 और 225। अब इसके बीच में हमें ज्ञात करना है HCF। तो सबसे पहले जो है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है वो प्रमेय आपका है A बराबर, ये जो है आपका सूत्र है, ये सूत्र पर हमें हल करना है। ये जो सूत्र है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब इसको इस तरीके से लिखा देख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा संशय में हो रहे हैं कि ये कौन सा सूत्र है, लेकिन इसको आप 7-8 में पढ़ चुके हैं। ये चीज़ क्या है, इसको आप हिंदी में लिख दीजिए। तो ए जो है
वो है आपका भाज्य और बी है आपका भाजक और क्यू है आपका भागफल और जो आर है आपका वो क्या है, शेषफल। अब ये आपके लिए आसान होगा, ये वाला सूत्र आप 7-8 में पढ़े हैं और देखे भी हैं, वहां पर सवाल लगाए भी हैं। ठीक है, तो अब जो है इस पर आप रख दीजिए, तो पहले मान लीजिए। ठीक है, यानी जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लीजिए और जो छोटी संख्या है उसको आप क्या मानेंगे, बी। ठीक है, तो ए बराबर आप मान लीजिए क्या, 225 और बी बराबर आप मान लीजिए 135। अब इस वाले सूत्र पर आप रख दीजिए। सूत्र आपका क्या है, 200, ए बराबर 225 है, 225 रखो और बी बराबर आपका 135 है। ठीक है, अब 135 को हम कितनी, ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसको आप इधर समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे 225 है तो 225 में 135 से डिवाइड करो, यानी 135 51 135, तो बचेगा कितना, 0। तो यहाँ पे एक हासिल आएगी तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 गई 9, यानी कितना शेषफल आपका बचा, 90। तो इस 135 में 1 से गुणा करो और प्लस में 90 जोड़ दो। ठीक है, अब उसके बाद में अभी भी नहीं कटा तो 135 यहाँ करो ए के स्थान पर, अब यहाँ करो 90, तो फिर 90 51 90, अब कितना बचा, 45। कितना बचा, 45। बिल्कुल सरल है, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी 90 का 90 135 में भाग करेंगे 90 से तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब फिर जो है यहाँ ए के स्थान पर लिख दीजिए 90 और यहाँ कर दीजिए 45 से भाग करोगे तो 45 दूना 90। अब शेषफल आपका कितना बचा, 0। शेषफल आपका कितना आ गया, 0। यानी ये संख्या 45 से 225 और 135 ये दोनों संख्याएं 45 से पूर्ण रूप से कट जाएंगी। ठीक है, ऐसे अगर 135 में हम 45 से भाग करें तो 45 के यहाँ 135 और 45 से 225 में भाग करें तो भी कट जाएगा, यानी 40 पंचे 200, 50 25 225, यानी कि 45 से ये भी कटेगी, 45 से ये भी कटेगी। तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी HCF वो कितना आ गया, 45। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय के प्रयोग से जब भी इस तरीके का सवाल आए, हमें HCF ज्ञात करना हो तो हम इसी तरीके से सवाल लगाएंगे। यानी जो बड़ी संख्या होगी उसको हम मानेंगे A और जो छोटी संख्या होगी उसको हम मानेंगे B। अर्थात कहने का मतलब है जैसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग किया जाता है तो उसी तरीके से आप लोग जो है इसको लगाएंगे। इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अब इसी के अंतर्गत जो है इसका सेकेंड पार्ट है और भी है इसमें, वो भी देख लीजिए। दूसरा सवाल जो है, दूसरा क्वेश्चन वो है 196 और 38,220। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन था, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है कितना, 196 और 38,220। 220 सूत्र वही आपको लगाना है जो अभी आप पहले लगाए हैं। सूत्र क्या है आपका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें मान लीजिए ए को मानो, यानी ए बराबर क्या मानेंगे, 38,220। ए बराबर क्या हो गया, 38,220। इसको मान लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए माना। ठीक है, और बी बराबर मान लीजिए आप 196। ठीक, अब इस सूत्र पर आप रख दीजिए।
ठीक है, इस सूत्र पर आप रख के देखिए कि कैसे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले रखने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए जो है 38,220 में डिवाइड करके 196 से कि आता कितना है। तो जब 38,220 में 196 से आप डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, यानी 38,220 बराबर 196 और 196 में 195 से जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 38,220 और हमारा शेषफल आ जाएगा 0। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, भाग करना आता होगा सबको लगभग। ठीक है, तो भाग करके आप देख लीजिएगा कि 196 से 38,220 में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना प्राप्त होता है 195। यानी 196 से 196 तो कटेगा ही और 196 को 195 बार गुणा करेंगे। ठीक है, यानी 195 में तो कितना प्राप्त होगा 38,220 प्राप्त होगा। यानी हमारा जो HCF है वो क्या प्राप्त हो गया 196। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया, यानी 196 हमारा क्या हो गया मासा। अब उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो अगला है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का प्रश्न है 867 और 255 में, यानी 867 और 255 इसका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के नियम से हम ज्ञात करेंगे क्या HCF। ठीक है, बिल्कुल बिंदास होके आप लोग पढ़िए, देखिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, बिल्कुल कंफर्म है कि आपके समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लग रहा है। इसमें कोई ये नहीं है, बस जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है ये जब आप 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे तो वहां पर हिंदी में लिखा रहता था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वही चीज यहाँ पर एक रूल के तहत कर दिया गया, नहीं A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब जो है इसमें देख लीजिए 867 और 255 में, इसमें भी मान लीजिए कि माना, यानी पहले आप सूत्र लिख लीजिए, सूत्र जो है वो क्या है। ठीक है, तो सूत्र जो है आपका वो A बराबर BQ प्लस R है, ये हमारा सूत्र है। अब मान लीजिए माना A बराबर क्या हो जाएगा 867 और B बराबर मान लीजिए आप 255। इसमें इतने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, इतने में तो किसी को परेशानी नहीं है। अब उसके बाद में अपने सूत्र पर रख के हल कर दीजिए, यानी 867 बराबर 255। अब यहाँ पे देखिए 255 से अगर हम 867 में भाग करें तो 255 कितनी बार जा सकता है चेक कर लीजिए, जितनी बार जाए उतना यहाँ पे गुणा कर दीजिए, यानी 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, यानी 150, 750 और 5 तिहाई 15, यानी 765 बार, 765 इसमें जाएगा आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो 3 बार जा रहा है। शेष कितना बचेगा वो देख लीजिए। ठीक है, शेष बचेगा 102। शेष कितना बचेगा 102 बचेगा, घटा के देख लीजिएगा। अब जो है फिर आ गया 255, यहाँ पे लिख दीजिए 255। अब 255 को किससे डिवाइड करना है 102 से। अब 102 दुन्ना 204 होगा। ठीक है, तो 2 बार जाएगा। फिर बचा कितना 51। शेष कितना बचेगा 51 बचेगा। ठीक है, अब फिर 102 में 51 से भाग कर दीजिए, तो 51 दूना 102, 51 दूना 102। शेषफल आपका कितना बचा 0। तो आपका जो है HCF कितना हो गया 51। यही हुआ आपका आंसर। समझ में आया।
अगर अभी भी कहीं किसी को दिक्कत है तो जो है एक बार फिर से सुन लीजिए। जो 867 और 255 है, ये दो संख्या दी गई है। जो बड़ी संख्या है उसको आप हमेशा मानेंगे ये, और जो उसमें छोटी संख्या है उसको आप मानेंगे बी। यानी बड़ी संख्या को ये और छोटी संख्या को बी। आप सूत्र रखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस सूत्र पर आप हल करेंगे। ये वही सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हिंदी में मान लीजिए कि माना ये बराबर 867 है और बी बराबर 255 है। अब 867 में 255 से जब भाग करेंगे तो 3 मरतबा जाएगा, यानी 3 बार जाएगा। 255 तिहैया इसमें जाएगा और 102 शेष बचेगा। ठीक है, फिर अब कट नहीं रहा है तो 255 यहाँ लिखेंगे ए के स्थान पे और 102 से डिवाइड करेंगे तो 102 दुना जाएगा और 51 शेष बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में 102 यहाँ लिखेंगे और 51 को 51 से भाग करेंगे, जो है 102 को 51 दुना पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 51 दुना 102 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 0, यानी हमारा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ये 51 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब जो है आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अब आगे अगला सवाल देखते हैं जो है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है इसका है वो देखेंगे क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो बस थोड़ा सा नॉर्मली है, उसको जो है लिख के समझना है। लिख लिख के हम बता रहे हैं कैसे जो है वो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो जो है इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो ये जो है दूसरा क्वेश्चन है आपके जो है 1.1 जो प्रश्नावली है उसका जो है ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो आप मान लीजिए सबसे पहले माना a बराबर 6q+1, 6q+1, a बराबर 6q+3, 6q+3, a बराबर, क्योंकि तीनों दिया गया है तीनों आप मान लीजिए, वही वो कह रहा है 6q+5, ये वो मानने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद में अब अपने अनुसार लिखिए कि a, क्योंकि आप माना पहले ले चुके हैं तो उसी में आ गया। a कोई जो है क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। यानी धनात्मक का मतलब जिसमें ऋण का चिन्ह न लगा हो। ठीक है, जिसमें ऋण का चिन्ह न लगा हो वो क्या कहलाता है, धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अब जो है ये जो है आपका धनात्मक पूर्णांक है, जबकि बी के स्थान बिल्कुल जो है, जो ये एल्गोरिथम सूत्र है बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से लिखा है। ठीक है, जो आपका सूत्र है वो क्या है, नहीं जो एल्गोरिथम का सूत्र है वो आपका क्या है, सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर बी के स्थान पर क्या है, यानी बी बराबर है आपका 6, बी के स्थान पर क्या है 6 है। ठीक है, और जब a को 6 से विभाजित करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, यानी a कोई पूर्णांक है जो हमें पता नहीं है, माने हुए हैं। ठीक है, कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो जब a को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारा शेषफल कितना प्राप्त होता है 1। फिर जब a को कोई दूसरा पूर्णांक लेके 6 से डिवाइड करते हैं तब हमारा पूर्णांक प्राप्त, वो शेषफल प्राप्त होता है 3। फिर कोई धनात्मक पूर्णांक दूसरा लेते हैं और 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल प्राप्त होता है 5। तो जब हमारा शेषफल ही विषम प्राप्त हो रहा है, यानी जो हमारा शेषफल है, ठीक है, यानी ये जो हमारा शेषफल है वो क्या है, शेषफल है वो विषम है। विषम संख्या तो है, विषम संख्या है, यानी 1, 3, 5। देख लीजिए, जो जब
ए को 6 से डिवाइड करते हैं तो एक शेषफल, ए को 6 से डिवाइड यानी कोई दूसरा पूर्णांक लिया जाता है तब डिवाइड किया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है 3। और फिर जब कोई तीसरा पूर्णांक लेते हैं, ठीक है, धनात्मक, और फिर डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं 6 से, तो प्राप्त होता है 5। और हमारा तीनों शेषफल कैसा है, विषम है। तो जब हमारा शेषफल ही विषम है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अतः जो हमारा जीरो है, ठीक है, यानी शून्य, ठीक है, जो हमारा जीरो है वो क्या होगा, लेस देन आर लेस देन बी, यानी ये क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब ए विषम है तो शेषफल भी विषम होगा, ठीक है, नहीं कह सकते हैं हमारा शेषफल जब विषम आ रहा है तो जो हमारा ये पूर्णांक है वो क्या होगा, विषम होगा। नहीं, जब पूर्णांक जो ए है विषम है तो शेषफल तो शेषफल भी विषम होगा, ठीक है। यही जो है आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, समझ में आया। यही जो है आपका प्रश्न पूछ रहा था कि जो है हमें शेषफल पूर्णांक लेकर किस प्रकार से शेषफल जो है ये हमें मिल रहा है विषम संख्या, ठीक है, इसी के बारे में, यानी हमारा जो ए है, ये पूर्णांक जो ए है वो विषम है तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, विषम प्राप्त हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब जो है हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उनकी अधिकतम संख्या, ये अधिकतम संख्या जब भी पूछे तो आप ये समझ लीजिए कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, यस सी एफ निकालना है। तो संख्या सबसे बड़ी आपकी क्या दी गई है, यानी जो तीसरा है इसमें जो संख्या दी गई है वो दी गई है 616 और 616 और क्या दी गई है 32, ये दो संख्या दी गई है, ठीक है। अब देखो इसका जो एल्गोरिथम का सूत्र है, ठीक है, वो सूत्र का आप उपयोग कर लीजिए क्योंकि उसी से लगाना है। तो उस सूत्र की सहायता से, वो सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है आपका सूत्र, ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र। अब चाहे तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसमें आप जो है इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अगर ऐसे समझ में आता है तो आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, इसमें कुछ घबराना नहीं है, बस सिर्फ देखिए कि हम क्या कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने अभी बताया था कि जो बड़ी संख्या है उसको मानेंगे ए, तो ए बराबर क्या मानेंगे, ए बराबर मानेंगे 616, और बी बराबर क्या मानेंगे, बी बराबर मान लेंगे हम 32, ए बराबर 616 और बी बराबर 32, ठीक है। अब इस सूत्र पर आप रख दीजिए, ठीक है, सूत्र पर रख दिए तो 616 बराबर 32। अब 32 से जो है हम कितनी बार इसमें डिवाइड करें कि या तो ये पूरा पूरा कट जाए या तो उसके नजदीक में पहुंच जाए, ठीक है। तो 32 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड करेंगे, जो है 19 बार, ठीक है। आप भाग करके देख लीजिएगा, पहले तो देखो जैसे वैसे देख लो, 32 से कन्नम 32, 61 में अगर हम 616 में डिवाइड करें ऐसे 32 से, तो 32 से कन्नम 32 कितना गया, यानी यहाँ पे हुआ 11, 11 में से 2 गई 9, और यहाँ बचा 5 में से 3 गई 2, अब फिर आ गया 6, ठीक है। अब 32 को फिर उतनी बार लेकर जाओ 9 बार, ठीक है, यानी 9 3 27, 270 और 9 दूनी 18 और 288, कितनी बार हो जाएगा 288, डिवाइड कर दो, 16 में से 8 गई 8,
और यहाँ पे बचा बस। ठीक है, तो 19 बाद शेष फल कितना बचेगा आपका 8। ठीक है, अब 32 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि नहीं कटा तो आप 32 में डिवाइड करोगे 32 द्वारा, तो 8 गुणे 4 प्लस 0, 8 चौक 32, कट गया, पूरा पूरा खत्म। तो हमारा जो है एचसीएफ क्या आ गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या प्राप्त हो गया 8। यही हो गया हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कुछ इसमें रखा नहीं है, बस सिर्फ ये है कि आप अच्छे से देखिए कि किस स्टेप के बाद में क्या कहा गया है और क्या किया गया है। ठीक है, जब आप इसको अच्छे से एक एक लाइन ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, कोई इसमें भारी भरकम ज़्यादा इतना बड़ा सूत्र नहीं लगाना है, नहीं इतना बड़ा हमें लिखना पढ़ना समझना है। ठीक है, अब उसके बाद में जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल जो है चौथा नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m+1 या 3m के रूप में होता है, यानी 3m+1 या 3m के रूप में होता है। तो उसके जो है चौथा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप, ठीक, क्वेश्चन हम बोल दिए हैं, आप लोग बुक में अपने देख लीजिएगा। इसका उत्तर जो है हल हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे वो कह रहा है कि क्वेश्चन आपका कि कोई जो है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, तो मान लीजिए कि माना वह धनात्मक जो पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या है? ए है। और उसमें कह रहा है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग हो, तो ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमें उसी का वर्ग करना है। अब ए बराबर क्या क्या कह रहा है रखने के लिए, यानी वो मान क्या दे रखा है, एक तो दिए रखा है 3m+1 और एक दे रखा है 3m। ये दो मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग 3m+1 और 3m के बराबर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में ही कह रहा है। ठीक, अब जो है आप अब इसको सूत्र पर रखिए। ठीक है, यानी जो है जब आप इसको सूत्र पर रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, नहीं सूत्र क्या है, एक देखो a बराबर p+r। ठीक है, यहाँ पे वर्ग है, b के स्थान पे क्या प्राप्त हो रहा है, b के स्थान पे हमें मिल रहा है 3, b के स्थान पे हमें क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। ठीक है, तो अब r बराबर क्या होगा, यानी r बराबर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, यानी जो हमारा शेषफल होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक, अब होगा तो वो 0 क्या होगा, 0 लेस देन होगा, यानी छोटा होगा। ठीक है, किससे, r से, और r भी जो होगा वो इससे छोटा होगा। किससे, जो है r किससे छोटा होगा, 3 से, यानी इससे भी छोटा होगा। ठीक, अब उसके बाद में फिर कह रहा है कि जब अगली संख्या ली जाए, यानी a बराबर 3q+r किया जाए, तब क्या होगा, तो q 0। ठीक है, यानी इतना हो जाएगा। अतः a बराबर 3q+0। ठीक है, या 3q+1 या 3q+2, यानी हम दोनों सब मानेंगे ना, 3q+2, चाहे एक बार 3q+0, एक बार 3q+1, एक बार 3q+2, क्योंकि आप यहाँ पे जस्ट ऊपर मान चुके हैं 0, 1, 2, यानी r बराबर शेषफल हमारा 3 बार में इतना होगा। तो तीनों को आप हल कर दीजिए, इधर देख लीजिए और तीनों को आप हल कर दीजिए, यानी एक बार जो है
ए स्क्वायर बराबर क्या क्या मिलेगा, 3q प्लस 0 का स्क्वायर, यानी 3q प्लस 0 का स्क्वायर। उसके बाद में यानी कामा में 3q प्लस 1 का स्क्वायर, या अगला है 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब इन तीनों को आप खोल दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या मिला हमें, जो है 3q स्क्वायर मिला, ठीक है। इसको जब आप तोड़ेंगे तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा, ठीक है। ये वाला 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, ये प्राप्त होगा। इसको तोड़ दीजिए, 3 त्रिका 9q स्क्वायर और प्लस में प्राप्त होगा 12q प्लस 4, ये हमें मिला। अब इसको भी तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, यानी ये पूरे का तो वर्ग था, तो ये जो है 9q स्क्वायर बराबर में इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 कामा, इसको जो है परिवर्तित कर लीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसको हम इतना कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर आ जाइए, ए स्क्वायर बराबर यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3 बाहर कर दो और 3q स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें जो है इतने में क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन कर दीजिए और बचेगा क्या, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इसको बाहर कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इसमें 3 कॉमन कर दीजिए, इसमें जो है 3 कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ पे प्राप्त होगा आपको 3q स्क्वायर और प्लस 4q, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 एक ब्रैकेट में और प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर, इतना तो हमें प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि यम बराबर, आप जस्ट पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं, यम बराबर जो है 3q स्क्वायर या जो है 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q, या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इतना जो है अगर हमें प्राप्त हो, यानी इतना मान अगर दिया गया हो, ठीक है, प्राप्त हो जाए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1, यानी कि 3m या 3m प्लस 1, यही आपको दिखाना था, ठीक है। यही चीज आपको जो है दिखाना था, यही हमें प्राप्त करना था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना, जैसे देखो ये है, ये है, ये है, सेम है, ठीक है। तो हमें यही चीज दिखाना था कि 3m कैसे होगा, क्योंकि आपने मान लिया ना m बराबर 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 2q और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यानी इतना बराबर m की, इतना बराबर m की, इतना बराबर m की, यानी इसके स्थान पर m रख दें, इसके स्थान पर m रख दें और इतने के स्थान पर यम रख दें, ठीक है। तो इस 3 मान आ रहा है, एक और आ रहा है 3m प्लस 1, अब जो है आपका ये हो गया पूर्ण आंसर, ठीक है। अब इसके स्थान पर यम रख दें तो सब में 3 से गुणा हुआ है,
तो क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आज का जो अगला सवाल है वो है 5 नंबर। ये समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लीजिएगा। जो है अगला सवाल 5वां नंबर का है। 5वां नंबर का सवाल देख लीजिए। 5वां नंबर का सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है, और सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर कह रहा है घन के रूप में। वहाँ पे आप स्क्वायर के रूप में ज्ञात किए थे, यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, घन के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, आप अपना जो है अब हल कर दे रहे हैं सवाल। आप सिर्फ उत्तर देखो इसका। ठीक, उत्तर में देखो कि क्या है। तो आप मान लीजिए पहले कि माना ए धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जो ए है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना ए धनात्मक पूर्णांक है। अब ये जो आपका धनात्मक पूर्णांक है वो क्या क्या है। अब पहले तो सबसे पहले आप सूत्र लगा दीजिए, जो एल्गोरिथम का जो सूत्र है उसको आप लगा दीजिए। तो सूत्र क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये था आपका सूत्र। ठीक है, अब इस सूत्र पर पहले हम ज्ञात कर लेंगे, जहां पर जो है 0 लेस देन आर लेस देन बी। ठीक है, यानी ये जो है हमारा मान होगा। ठीक है, आगे चल के तो बी बराबर, अब देखो जैसे सूत्र उसमें दिया गया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपके दिया गया है 9m प्लस 1 दिया गया है, तो बी के स्थान पे क्या प्राप्त है, 9। बी के स्थान पर हमें क्या मिला हुआ है, तो यानी ये बराबर, ठीक है, बी क्यू आर, यानी कि बी बराबर क्या प्राप्त है, 9। बी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 9 रखने पर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9q। ठीक है, एक बार, तो जब ए बराबर 9q होगा तब क्या होगा, जहां पर, ठीक है, क्या प्राप्त होगा, 0 लेस देन आर लेस देन 9, ये हो जाएगा। अब दूसरा जो है, जब आर बराबर 0 हो, तब जब आर बराबर क्या हो, 0 हो, तो ये कंडीशन होगी। आगे जब ए बराबर 9q प्लस 0, यानी ए बराबर तब क्या हो जाएगा 9q प्लस 0। ठीक है, अर्थात क्या प्राप्त हो जाएगा 9q। ठीक, अब उसके बाद में सूत्र पे अपने रख दीजिए, जो कह रहा है घन के रूप में, ए क्यूब बराबर, यानी घन के रूप में कह रहा है तो घन के रूप में रखो भाई। ए क्यूब बराबर 9q क्यूब, और उसके बाद में अगला कह रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे क्यू क्यूब, ऐसे इसको विस्तार में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, इसका हम विस्तार रूप कर सकते हैं। तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे क्यू क्यूब, यानी ये कितना हो गया, 9 गुणे 81। ठीक है, 9 गुणे क्या हो गया, 81, और इतना जो है 81 क्यू क्यूब। ठीक है, 81 क्यू क्यूब जो है वो गुणे 9, तो आप जो है मान लीजिए 81 क्यू क्यूब बराबर क्या, यम, तो हमें क्या प्राप्त हो गया 9m। क्या मिल गया, 9m। ठीक है, अब जो है r बराबर 1 मान लीजिए, तब जब r बराबर 1 मानेंगे, यानी अभी तक 0 माने थे, अब मानना है आपको r बराबर 1, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, a बराबर 9q प्लस 1। ठीक है, जब 0 माने थे तब क्या आया था 9q। अब जो है
r बराबर 1 मानेंगे तो 9 प्लस 1, यानी हमारा जो शेषफल है वो 1 है। शेषफल हमारा क्या है? 1 है, तो 9 प्लस 1। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, सूत्र वही लगाना है। सूत्र क्या लगाना है, इधर से देख लीजिए। ठीक है, a क्यूब बराबर, तो a क्यूब 9 प्लस 1 का क्यूब, इसी को क्या कर देना है, हल कर देना है। ठीक है, अब इसको जो है हल कर लीजिए आप। ठीक है, हल करिए। तो 9 ऐसे पहले बाहर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 3 बार करना है, तो ये हो जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, ये एक सूत्र होता है, क्यू स्क्वायर और प्लस 3 क्यू, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और प्लस 1। ठीक है, अब ये हो गया आपका, टूट गया। ठीक है, और जब r बराबर 2 होगा, यानी जब r बराबर 2 होगा, तब क्या होगा, तब हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 प्लस 2, ये हो जाएगा, यानी शेषफल आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा, 2 जब रखा जाएगा तब, अब इसको परिवर्तित कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 2 वाला जो है, इसको हल कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तब क्या प्राप्त होगा, इसमें भी 9 बाहर कर दीजिए और 81 क्यू क्यूब और प्लस ये प्राप्त हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और प्लस में जो है यहाँ पे 8, कितना आ जाएगा, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, क्यूब कर किया गया है। अब जो है सब में जब हम मान मानते हैं, हल करते हैं, तो प्राप्त होता है हमें, जैसे पहले वाले में लगाए थे 9 प्लस m, 9m प्लस 2, यम बराबर क्या रख दिया गया सब में, यम बराबर रख दिया गया 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इतना बराबर क्या माना गया, यम माना गया। तो इसमें जो है इतना बड़ा, यहाँ पे 9m था। ठीक है, तो इतना बराबर क्या माना गया, यहाँ पर लिख दीजिए 81 क्यू क्यूब, इसको 1 को यहाँ कर दीजिए, प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, यानी ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया, यम, ये भी जो है आपका यम हो गया। ठीक है, अब तीनों जगह का जब यम मान हो गया तो आप रख दीजिए। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जो घन होगा वो क्या होगा, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 होगा। ठीक है, 8 का रूप होगा। ठीक, ये आपका जो है प्रश्नावली 1.1 जितने सवाल थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब दूसरी क्लास कल देखेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।